मेरा जो टॉपिक है जो हमको पढ़ाना है आप लोगों को, यूनिट 1 एंड यूनिट 4। यूनिट 1 में आप लोग देखिएगा पेपर 102 का मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें आपका जो ABCD है सबको पढ़ाना है, मेरे ही अंडर पे है सब। सुमेरियन सिविलाइजेशन है, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, सुमेरियन सिविलाइजेशन, रिलीजन, कोड ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हम्मुराबी, द राइज ऑफ कसाइड्स एंड फॉल ऑफ असीरियन एम्पायर। यूनिट 4 का आपका है ग्रीस ड्यूरिंग होमर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पार्टा, colonization of ancient Greece, causes and effects, Pericles and his achievements, decline of Roman Empire। तो इसमें आपको आमतौर पे ये समझिए कि यूनिट 1 एंड यूनिट 4 ये मेरे अंडर पे है और इसको हम आपको कंप्लीट जल्दी कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कराने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है यूनिट 1 से ही रहेगा। इसमें आपका 1 में देखिएगा मेसोपोटामिया के अंदर में सुमेरियन सिविलाइजेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है सुमेरिया की सभ्यता, सामाजिक जीवन एवं आर्थिक जीवन, हिंदी में लिख सकते हैं। और एक दूसरा टॉपिक है आपका सुमेरियन सभ्यता, रिलीजन यानी कि धार्मिक, सुमेरियन सभ्यता की धार्मिक स्थिति, ये आप नोट कर सकते हैं। तो दोनों टॉपिक को आज कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आप लोग नोट कर सकते हैं आज का जो टॉपिक है आपका सुमेरिया सभ्यता से है। तो आपका जो पहला टॉपिक है सुमेरिया सभ्यता की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, ये आप टॉपिक आज लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। सुमेरिया सभ्यता की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। तो पहला टॉपिक को हम लोग देखते हैं अभी। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में, कोई भी समाज के बारे में पढ़ाई करते हैं या आर्थिक जीवन के बारे में, तो ये बहुत ही आपको इजी रहता है, उसको पढ़ने में, उसको समझने में बहुत ही इजी रहता है। तो इसको हम ब्रीफ में, शॉर्ट में इसको समझाते हैं आप लोग को और आगे बढ़ते हैं। तो पहला में आपका है सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है। तो पहले सामाजिक स्थिति को डिस्कशन कर लेते हैं। तो सुमेरिया सभ्यता को पहले जान लेते हैं कि वो है क्या चीज है, वो कहां पर था सुमेरिया सभ्यता। तो हम लोग ये पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्राचीन जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मिस्र और आसपास के क्षेत्रों में ये सभ्यता विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की। उसमें 3 सभ्यताएं जो है धीरे धीरे वो विकसित होते हुए आगे बढ़ी थी। पहला नंबर में है आपका सुमेरिया की सभ्यता, जिसका पीरियड है, जिसका काल है 4500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। दूसरा में आता है आपका बेबीलोनिया की सभ्यता, जो 1900 BC के बाद आता है। और तीसरा में आता है आपका असीरिया की सभ्यता। ये तीनों को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग में हम लोग पढ़ाई करेंगे। कुछ मेन जो आपका टॉपिक है सिलेबस में, वही चीज को पढ़ाई करना है, पूरा डिटेल में पढ़ाई नहीं करना। तो जो आपका सिलेबस में है केवल उसी को हम डिस्कशन कर देते हैं। चूंकि हम लोग को अभी सुमेर की सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ाई करना है, तो सुमेर की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत सुमेर की जो सभ्यता है उसका जो पीरियड है आपका 4500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में सुमेरियन सभ्यता का विकास हुआ था प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत। तो इसमें सामाजिक जीवन में आपका 4-5 पॉइंट्स है, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपका है पारिवारिक जीवन, सुमेरियन सभ्यता का पारिवारिक जीवन कैसा था। दूसरा में है वर्ग विभाजन, समाज में कौन कौन से वर्ग रहते थे। तीसरा में आप देख सकते हैं आहार विहार, उनका भोजन कैसा था। फोर्थ में है वेशभूषा एवं आभूषण, वो कौन से कपड़े पहनते थे, उनका आभूषण क्या था, कौन कौन से आभूषण पहनते थे, वो चीज है। नेक्स्ट में है स्त्रियों की स्थिति, समाज में विमेन का क्या कंडीशन था, स्त्रियों की स्थिति क्या थी। फिर उसके बाद है आवास, मतलब उनका जो घर है किस तरह से था, उनका जो सुमेरियन सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे रहते थे। और लास्ट पॉइंट है इसमें मृतक संस्कार। कहने का ये मतलब है कि सुमेरियन सभ्यता में ये जो लोग रहते थे जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनका जो संस्कार किया जाता था, उनका जो मृतकों का जो संस्कार करने की जो प्रक्रिया थी
वो किस प्रकार से थी। इस पॉइंट्स को हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट्स ये जो है आपका सामाजिक जीवन में, उसमें आपका है क्या है, पारिवारिक जीवन। सुमेरियन समाज में पारिवारिक जो स्थिति थी वो किस तरह से थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। सुमेरियन समाज का जो आधारशिला था वो परिवार था, जिसकी सदस्यता कर्तव्य, प्रेम एवं आदर पर आधारित थी। बालक और बालिकाओं का विवाह माता पिता द्वारा तय किया जाता था। परिवार का स्वरूप पितृ प्रधान था, लेकिन नारियों को भी सम्मानित समझा जाता था। बच्चों पर माता पिता का काफी अधिकार रहता था, यहाँ तक कि वे उन्हें बेच भी सकते थे। माता पिता अपने लड़के को अपने उत्तराधिकार से वंचित भी कर सकते थे, परंतु बच्चों का लालन पालन पिता पर निर्भर रहता था। पारिवारिक जीवन में कटुता का नामो निशान तक नहीं था। ये जो पहला पॉइंट है आपका पारिवारिक जीवन, इसमें मेनली ये बात बोला गया है कि ये जो एक फैमिली है, जो पारिवारिक जीवन है, उसमें जो मेन गार्जियन है वो एक पुरुष होता था, यानी एक पिता होता था, घर का गार्जियन। और घर में चाहे बच्चों को, चाहे वो बेटी हो या बेटा, दोनों को समान रूप से अधिकार था। लेकिन घर का जो गार्जियन है, उसके जो पिता है, वो ये भी कर सकता था कि अपने बच्चों को बेच भी सकता था। और घर में जो संपत्ति है उसमें उसका पिता का खास करके पूरी तरह से अधिकार होता था, ठीक है। तो सुमेरिया जो समाज है, उनकी उस समाज में उन लोगों की जो पारिवारिक स्थिति थी, अभी का समाज से बहुत हद तक मिलता जुलता है और बहुत सिमिलर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पारिवारिक जीवन। दूसरा पॉइंट से आपका वर्ग विभाजन। वर्ग विभाजन का ये मतलब हुआ कि समाज में कौन कौन से वर्ग के लोग रहते थे, सदस्य लोग कौन कौन से थे। तो इतना आप जान सकते हैं कि 3 वर्ग जो है, समाज 3 वर्ग में विभाजित होता था। पहला है उच्च वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग और तीसरा है निम्न वर्ग। अधिकतर समाज में 3 वर्ग तो होते ही होते हैं, हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बताते हैं कि उच्च वर्ग में कौन कौन से लोग रहते थे। तो उच्च वर्ग में राजपुरुष लोग रहते थे, पुरोहित होते थे और राज्य के अन्य कर्मचारीगण आते थे। मध्यम वर्ग के अंतर्गत सामंत आते थे, व्यापारी आते थे एवं अन्य स्वतंत्र नागरिक भी आते थे। और निम्न वर्ग में दासों को रखा जाता है तथा बंधुआ को माना जाता है। मतलब जो किसी के अंडर पे जो लोग बंधुआ मजदूरी करते थे, वो लोग को सबसे नीचे क्लास पे मान सकते हैं। उच्च वर्ग के लोगों का समाज में काफी सम्मान स्थान प्राप्त था। दंड देते समय अपराधी की सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा जाता था। सुमेरियन समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ पर दासों की स्थिति काफी अच्छी थी। एक जो सुमेरियन सभ्यता की जो विशेषता बताया गया है, उसमें यह बोला गया है कि ये जो दास वर्ग थे, दास यानी कि जो स्लेव वर्ग थे, उनका जो कंडीशन था वो बहुत ही अच्छा था सुमेरियन समाज में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आहार विहार। ये जो पॉइंट है सामाजिक जीवन के अंतर्गत, ये जो तीसरा पॉइंट है आपका, उसमें है आहार विहार। सुमेरियन लोग अधिकांशतः जौ, गेहूं, खजूर का सेवन करते थे। खजूर उनके यहाँ अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता था। यहाँ बार बार खजूर का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि ये जो अरब का जो क्षेत्र है, अरब प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है, उसमें खजूर जो पेड़ है सऊदी अरेबिया और उसके आसपास में, या आप देख सकते हैं कि ईरान में, इराक में, मिस्र के आसपास में खजूर के पेड़ जहां मिलेंगे तो वहां के निवासी खजूर का सेवन भी करेंगे, उसको उपयोग में लाएंगे। इसीलिए खजूर बहुत ही इंपॉर्टेंट उन लोगों का खाने का एक कह सकते हैं कि उन लोगों का मेन था, उन लोगों का आहार के लिए। इसके बाद है कि वो लोग मदिरा का भी सेवन करते थे, कहने का मतलब कि वो लोग शराब का भी सेवन करते थे। वे लोग मनोरंजन के किन साधनों का प्रयोग करते थे, इसके विषय में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि सुमेरियन जो सभ्यता है वो बहुत ही प्राचीन है और उसको जानने का एकमात्र स्रोत क्या है, अभिलेख है। अभिलेखों के माध्यम से ही हम लोग उस समय का सुमेरियन समाज के बारे में, धर्म के बारे में जानते हैं। तो बहुत सारा चीज के बारे में उतना डिटेल से जानकारी नहीं दी गई है। इतिहासकारों के द्वारा जितना जानकारी जो इकट्ठा किया गया है, उसमें से जो मेन चीज है उसको हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। फिर भी प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा जा सकता है कि वे लोग कुश्ती में, गीत में आदि के द्वारा अपना मनोरंजन या विहार करते थे। वो लोग अपना एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत सारे खेल भी खेलते थे, जिसमें कुश्ती हो गया, वो लोग गीत भी गाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी से रिलेटेड वेशभूषा एवं आभूषण।
वेशभूषा मतलब कपड़ा, वो लोग का ड्रेसिंग सेंस कैसा था भाई सुमेरियन सभ्यता के लोगों का, वो चीज इसमें बताया जाएगा। सुमेरियन लोगों का वेशभूषा काफी आकर्षक था, बहुत ही अट्रैक्टिबल रहता था उन लोग का वेशभूषा। पुरुष वर्ग के लोग अधिकतर लुंगी पहनते थे तथा ऊपर में ये लोग वस्त्र खुला ही रहता था, लेकिन कालांतर में शरीर को गर्दन तक ढकने की परंपरा चल पड़ी। पुरुष कटाते थे, स्त्रियों के लिए घाघरा जैसा वस्त्र व्यवहार होता था। उच्च वर्ग की स्त्रियां अत्यंत सुंदर आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग करके अत्यंत स्टैंडर्ड जीवन वो लोग व्यतीत करती थी। श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग करके विलासिता का जीवन व्यतीत करती थी। यहाँ की खुदाई में श्रृंगार के बहुत से प्रसाधन एवं आभूषण मिले हैं, जिनमें अंगूठी, चप्पल, कंठहार, कर्णफूल मुख्य हैं। रानी गुबअद की छोटा सा चम्मच आदि है। संभवतः चम्मच का प्रयोग गालों की लाली के लिए होता था तथा बोहे बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एक चिपटी भी मिली है। तो इसमें यह दिया गया है उन लोग का वस्त्र के साथ साथ जो आभूषण पहनने की जो परंपरा थी आपका सुमेरियन समाज की स्त्रियों के ऊपर, वो अभी से बहुत हद तक मिलता जुलता था। बहुत सारे ऐसे उपकरण प्राप्त किए गए हैं जिससे कि वो लोग अपना मेकअप वो लोग करते थे और साथ साथ भव्य बनाने के लिए और कुछ मेकअप्स के लिए या फिर बाकी चीजों के लिए वो लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का उपकरण का वो लोग यूज करते थे। खुदाई से इसकी जानकारी मिली है सुमेरियन समाज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है स्त्रियों की स्थिति। एक वीमेन का सुमेरियन समाज में क्या स्टेटस था, क्या स्थिति थी, उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सुमेरियन समाज में नारियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। स्त्रियों को समाज में अनेक अधिकार प्राप्त थे। दहेज में लाया गया धन स्त्री धन के रूप में माना जाता था। स्त्रियां अपनी योग्यता से गद्दी भी पा सकती थी। उसे स्वतंत्र रूप से व्यापार करने तथा दासियां रखने का अधिकार था। तो सुमेरिया की जो समाज है उसमें विमेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वो पुरुष के बराबर काम करती थी, वो दास भी रख सकती थी, साथ साथ वो व्यापार भी करती थी, यानी कि बिजनेस फैसिलिटी भी उनको वहां पे मिला हुआ था। विवाह प्रथा पूर्ण रूपेण स्थिर हो चुकी थी। विवाह घर के बड़े बूढ़ों के द्वारा तय किए जाते थे। बहु विवाह की प्रथा नहीं थी, किंतु लोग पहली पत्नी को त्याग कर दूसरी शादी कर सकते थे। अधिकतर देवदासियों जो है बच्चों को उच्च वर्ग के लोग गोद भी लेते थे। स्त्री को पति की संपत्ति मानी जाती थी, लेकिन व्यवहारता बहुत ऐसा कम देखने को मिलते हैं। पति की मृत्यु पर पत्नी भी पुनर्विवाह कर सकती थी। ऋण की अदायगी के लिए पति पत्नी दोनों समान रूप से उत्तरदायी थे। इस प्रकार सुमेरियन समाज में नारी काफी समान। सुमेरिया का जो समाज है उसमें विमेन का जो कंडीशन है, अगर अभी का भी समाज से हम लोग देखें तो अभी का समाज से उस समय का समाज ज्यादा अच्छा पोजीशन में था। अभी आप लोग देख सकते हैं कि महिलाओं को समाज में उतना अच्छा कंडीशन नहीं है। समाज में वो लोग को वो राइट नहीं है जो एक पुरुष को होता है, लेकिन सुमेरियन समाज में ऐसा नहीं था। एक पुरुष को जितना अधिकार था एक महिला को भी उतना ही अधिकार था। जरूरत पड़ने पर वो लोग गद्दी भी संभाल सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है समाज के अंतर्गत आवास। सुमेरियन सभ्यता के निवासी रहने के लिए समाज में घर तो रहेगा, बिना घर के बिना वो लोग रहेंगे कैसे। प्रारंभ में वे घास फूस के घर बनाते थे तथा कालांतर बनाना शुरू किया था। चूंकि सुमेरियन की जो सभ्यता है, सुमेरिया की सभ्यता है, वो बहुत ही प्राचीन है। इतनी प्राचीन है कि आपको जब ईस्वी सन हम बता रहे हैं तो उसी से आप लोग का अंदाजा लग जा रहा होगा कि कितना पुराना है, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। उससे भी वो पुरानी है। 4500 बीसी 4500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में आपका सुमेरिया की सभ्यता विकसित हुई थी। तो उस समय घर तो पक्का नहीं हो सकता ना, घर बन रहा था वो आपका मिट्टी से बनता था, घास फूस से बनता था, और धीरे धीरे जो है आपका वो जो बन रही थी धीरे धीरे मजबूती से उन लोगों ने घर को बनाना स्टार्ट कर दिया था। कहा जाता है कि पहले वे लोग मिट्टी से बनाकर सूर्य की रोशनी
में उसे सुखाते थे, तब घरों में उपयोग करते थे। आगे चलकर पक्की ईंटों को बनाने की कला भी सीख लिए। घरों को वे लोग आर्थिक संपन्नता के अनुसार सजाते संवारते थे तथा विलासिता के विशेष घरों में विदेशी उपकरणों के सजाए जाने की भी पुष्टि मिलती है। कहने का ये मतलब है कि ये जो आवास का जो मैटर है, वे लोग जो थे, सुमेरियन लोग जो थे, घर बनाने की जो कला धीरे धीरे उन लोगों ने विकसित कर ली थी। शुरू में घास फूस से बने, फिर बाद में धीरे धीरे उसके बाद मिट्टी का घर जब बन गया तब उन लोगों ने और अपना टेक्निक को उन लोगों ने डेवलप किया। टेक्निक को ईंटों का निर्माण किया, ईंटों की सेकाई की, उनको मजबूत बनाया और ईंटों को सूर्य की रोशनी में उन्होंने उसे गर्म किए। उसके बाद फिर उन्होंने मकान बनाने की जो कला है उस पे उन लोग पारंगत हो गए थे। अब है आपका सुमेरियन समाज का जो लास्ट पॉइंट है, मृतक संस्कार। किस तरह से दाह संस्कार किया जाता था, अंतिम संस्कार किया जाता था लोगों को, इसके बारे में अभी हम आपको डिस्कशन करते हैं। मृतकों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कहने का यह मतलब है कि जो डेड बॉडीज है उसको दफनाने, जमीन के अंदर दफनाने की प्रथा थी। मुर्दों को फेंक देने या जला देने की प्रथा इनके यहाँ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ दफनाया जाता था। ना तो उसे फेंका जाता था कहीं खुले में और ना ही उसे दफनाया जाता था। कब्र बनाकर उसमें मृतक शरीर को लिटा दिया जाता था। साथ ही दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली सभी आवश्यक सामग्रियां भी उसमें रख दी जाती थी। उनकी राज समाधि की खुदाई में राजा के वस्त्रों, आभूषणों, उसकी दासियों और रानियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। संभवतः उन लोगों का ऐसा विश्वास था कि मृत आत्मा को मरणोपरांत की भी सभी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि उसको दफनाते समय सभी आवश्यक वस्तुओं को उसके मृतक शरीर के साथ रख दी जाती थी। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसमें यह है कि जो भी इंपॉर्टेंट घर की जो वस्तुएं होती थी उसको भी मृतक के साथ जमीन में दफन कर देने की परंपरा उस समय प्रचलित थी। लेकिन मान के चलिए अगर कोई एक राजा वो अगर डेथ कर गया तो जब दफनाया जाता था तो उसके साथ साथ जितनी भी कीमती वस्तुएं जो थी उन कीमती वस्तुओं को साथ साथ आप देख सकते हैं कि आभूषण को, वस्त्रों को या बाकी जो राजा को जो प्रिय लगती थी सभी को एक साथ दफन कर देने की परंपरा उस समय विकसित हो गई थी। खुदाई के द्वारा जो है इसका प्रमाण हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सामाजिक जीवन सुमेरियन सभ्यता की। अब नेक्स्ट उसी में आप देखिएगा, सिलेबस में जब आप देखिएगा तो एक है आपका सोसाइटी और दूसरा में है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन कैसा था सुमेरियन लोगों का। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आर्थिक है उसी को हम आपको डिस्कशन करते हैं। तो आर्थिक जीवन में क्या क्या आ सकता है, जैसे मान के चलिए कोई समाज में आप कोई भी सोसाइटी का आप जब आर्थिक पहलू को आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज आ सकता है। व्यापार आ सकता है, कृषि आ सकता है, उद्योग धंधा आ सकता है, ये सब चीजें जो है आर्थिक जीवन में आती हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कृषि। सुमेरियन समाज में कृषि किस तरह से होता था वो आपको बताते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी सुमेरियन ने बहुत अधिक उन्नति कर ली थी। कृषि के क्षेत्र में सुमेरियनों की उपलब्धि सराहनीय है। यद्यपि दजला और फरात नदी के बीच की भूमि स्वयं उपजाऊ थी, लेकिन सुमेरियन लोग खेती में अधिक अभिरुचि लेते थे। सुमेरियन जो सभ्यता है उसमें दो प्रमुख नदी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, उसको आप लोग याद रखिएगा। पहला है दजला और दूसरा है फरात। जिस तरह से उत्तरी भारत में आप देख सकते हैं गंगा और यमुना बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है और आसपास में बहुत सारी खेती की जाती है, उसी तरह से सुमेरियन समाज में दजला और फरात नदी थी उस समय। और वही जो नदी थी काफी उपजाऊ थी, जिसके माध्यम से वहां के जो निवासी थे कृषि कर्म किया करते थे। ठीक है, वे क्या क्या उपजाते थे वो लोग? जौ उपजाते थे, गेहूं, मटर, खजूर आदि की खेती करते थे। हालांकि भूमि का वितरण असमान था, जिसके कारण अधिक भूमि सामंतों तथा पुरोहितों के पास थी। चूंकि आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी समाज में उस समय जो प्राचीन जो सभ्यता की हम लोग बात कर रहे हैं, जितना जो भूमि का जो टुकड़ा था अधिकतर जो है पुरोहित के बीच बटा था और सामंत लोगों के अधिकार में था। कृषक लोग जो थे उनके पास भूमि का बहुत ही कम मात्रा उनके पास उपलब्ध था, इसीलिए खेती वो लोग बहुत ज्यादा नहीं कर पाते थे और खेती करते थे तो वो किसी दूसरे के अंडर पे करते थे। ठीक है, फलतः साधारण किसानों की थी, इसीलिए कह सकते हैं कि जो जनरल किसान था, जो एकदम साधारण किसान, उनका जो कंडीशन था पैसा के मामले में
बहुत ही वो लोग नाजुक थे और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। राज्य द्वारा सिंचाई की भी व्यवस्था थी। संभवतः ढेकुली और रहट की सहायता से खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया जाता था। शासन द्वारा नहरों बांधों का निर्माण भी कराया जाता था। बंदी लोगों से कृषि कार्य लिया जाता था। खेत जोतने के लिए हल तथा बैल का उपयोग किया जाता था। सब्जी और फलों की भी खेती की जाती थी। सन 1949 to 50 में निपुर में एक अभिलेख मिला है जिसे विद्वानों ने विश्व का प्रथम कृषि पंचांग माना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है बहुत सारे विद्वानों को 1949 और 50 के बीच में खुदाई में एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है निपुर अभिलेख। इसमें विद्वानों ने उसका अध्ययन करने के बाद ये कहा कि ये जो है यह कृषि पंचांग वर्ल्ड का फर्स्ट जो है ये कृषि पंचांग है। इस पंचांग में एक किसान ने अपने पुत्र को बताया है कि वह किस तरीके से खेती करे कि उसकी पैदावार बढ़ जाए। तो ये जो कृषि पंचांग है जो कि खुदाई से मिला है विद्वानों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट कृषि पंचांग है। साथ ही उसमें यह भी कहने का प्रयास किया गया है कि किस मौसम में कौन सी फसल की खेती की जाती थी। क्योंकि अभी बहुत सारे वैज्ञानिक लोग जो है पहले ही बता देते हैं, अभी उन्नत किस्म का बीज का उपयोग किया जाता है और भी मौसम का पूर्वानुमान के हिसाब से भी ये बताया जाता है कि कौन सा मौसम में कौन सी खेती उपलब्ध होगी, सहायक होगी। लेकिन उस समय वहां के लोग भी जो है बहुत एक्सपर्ट हो गए थे, जिसके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि सुमेरिया का जो आपका कृषि करने का जो वहां के लोगों का जो तरीका था कृषि करने का, वो बहुत ही उन्नत किस्म का हो गया था। इसका जो दूसरा पॉइंट है आर्थिक जीवन का, उसमें है आपका दलदल भूमि से जल निस्तारण। ये आपका पॉइंट है इसी का। इसमें ये लिखा गया है संभवतः 4000 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरियनों ने फारस की खाड़ी के उत्तर की दलदली प्रदेश को सुखाना, नदियों में आने वाली बाढ़ को रोकना, बांध का निर्माण करना तथा सिंचाई के लिए नहरों आदि को खोदना प्रारंभ किया ताकि अधिक से अधिक खेती संभव हो सके। बेबीलोन के धार्मिक साहित्य में इसका विशद वर्णन हमें मिलता है। एक आख्यान से यह जानकारी मिलती है कि बेबीलोनियनों के देवता मर्दुक ने पृथ्वी और जल को अलग करके घरों आदि का निर्माण करने का अवसर प्रदान किया। यह भी कथा प्राप्त होती है कि मर्दुक ने जल दैव्य नियामक को परास्त कर जल के ऊपर पृथ्वी का निर्माण किया। इस आख्यान ने उस समय का पता चलता है जब दक्षिणी बेबीलोनिया में दलदल था। ये कथाएं कल्पना रंजित प्रतीत होती हैं, किंतु इतना तो विश्वास किया जा सकता है कि जल प्रलय के बाद दलदलों को सुखाना, दलदलों से जलों का निस्तारण करना तथा नगरों की स्थापना करने का कार्य साहसी सुमेरियनों ने ही किया था। मान के चलिए कि उस समय जब बाढ़ आती थी, जमीनों में बहुत सारी जल पूरा भर जाता था, तो उस समय दलदल का वातावरण बन जाता था। तो उसमें सुमेरियन लोग जो है उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत सारा टेक्निक वो लोग अपनाए थे। कह सकते हैं कि जो दलदल जो भूमि थी उसको उपजाऊ जमीन बनाने में सुमेरियनों का बहुत ही प्रमुख हाथ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पशुपालन। पशुपालन में यह है कि सुमेरियनों के राष्ट्रीय आय का दूसरा प्रमुख साधन पशुपालन था। ये जो सुमेरियन थे, इनका जो राष्ट्रीय जो इनकम था, खुद का जो इनका जो इनकम था, इसमें सेकेंड रैंक होता है, दूसरा स्थान होता है पशुपालन का। तो पहला में किसका हो सकता है? ऑफ कोर्स कृषि का ही हो सकता है। उसके बाद दूसरा इन लोगों का जो प्रमुख जो इनकम का जो स्रोत था वो क्या था? पशुपालन। ठीक है। उनकी प्रमुख देवियों में एक की कल्पना गाय के रूप में की गई है। उनका विश्वास था कि पशु जगत की रक्षा करता है। उनके अन्य पालतू पशुओं में भेड़ और बकरी प्रमुख थे। मंदिरों के पास बड़ी संख्या में भेड़ बकरी आदि रहते थे, जिनके लिए पृथक पृथक बारे बने हुए थे। उनके पास निर्मित गौ देवी के मंदिर से प्राप्त चित्रों से तत्कालीन दुग्ध उद्योग के विषय में जानकारी मिलती है। सुमेरियन हल खींचने के लिए बैलों का उपयोग करते थे और पहिएदार गाड़ी खींचने के लिए गधों का। ऊंट से वे लोग व्यापार करते थे तथा घोड़े से वे अनभिज्ञ थे। मतलब ये साफ है कि उस समय जो है व्यापार का जो ये जो पशु जो थे, खास करके भेड़ थे, ऊंट थे, गाय थे, लेकिन घोड़े से वो लोग अनभिज्ञ थे। कहने का मतलब कि घोड़े के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। जितना भी पशुपालन में जो मुख्य जो पशुएं थी, वो लोग खास करके गाय एवं
ऊंट ही थी, ठीक है। तो इसमें पशुपालन में इन पशुओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग धंधा। सुमेरियन लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे का भी काम करते थे। ये लोग धातु के अनेक अस्त्र शस्त्र के साथ साथ मूर्तियां भी बनाते थे। रथ बनाना इनका प्रमुख उद्योग था। रथों के पहिए लकड़ी के बने होते थे और उन पर तांबे तथा चमड़े के तार लगाए जाते थे। फर्नीचर आदि बनाने का काम भी यहाँ प्रचलित था। बढ़ई, जुलाहे, लुहार, स्वर्णकार आदि सभी अपने कार्यों में निपुण होते थे। जुलाहों के द्वारा ऊनी वस्त्रों का निर्माण होता था तथा जिनकी बिक्री विदेशों में होती थी। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि सुमेरियन समाज में जो उद्योग धंधे थे वो काफी विकसित थे। फर्नीचर का भी काम होता था उस समय, स्वर्णकार यानी आभूषण बनाने का भी काम होता था। लुहार लोग भी समाज में मौजूद थे, बढ़ईकार लोग भी थे, कुम्हार लोग भी थे, और जितने भी अस्त्र शस्त्र के जो साधन थे वो उपलब्ध था उस समाज में। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि उद्योग धंधों का जो विकास था सुमेरियन समाज में बहुत ही अच्छे टाइप से हुआ था। इसका लास्ट पॉइंट है आपका, इसका जो आपका इकोनॉमी का जो लास्ट पॉइंट है वो है व्यापार। क्या सुमेरियन लोग बहुत अच्छे व्यापारी सिद्ध हुए? इसी में इसमें डिटेल में इसमें लिखा गया है कि उद्योग के विकास ने व्यापार को जन्म दिया था। सुमेर व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां से अन्य देशों को कपड़ा, विलासिता की वस्तुएं, खजूर, अस्त्र शस्त्र आदि का निर्यात किया जाता था। आयात और निर्यात दोनों ही बड़ी व्यापक मात्रा में होते थे। व्यापार अधिकतर मंदिरों के सदस्य, व्यापारियों और सौदागरों के हाथ में था। व्यापार के लिए अधिकतर ऊंट के काफिला, गधों और नाव का प्रयोग होता था। बहुत ही सिंपल है। वहां पर जो आपका फॉरेन ट्रेड होता था, विदेशी व्यापार जो होता था, उसमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रोडक्शन किया जाता था, उत्पादन किया जाता था अपने ही एरिया में। जब आपका जितना जरूरत है आपके कंट्री में, जितना जो प्रोडक्ट है उससे ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो आप उसको दूसरे देशों में निर्यात ही करेंगे। उससे आपका क्या होगा, एक तो आमदनी भी बढ़ेगा और आय का स्रोत भी बढ़ेगा, और साथ साथ आप जो है आपका जो सामान है विदेशों में उसका मांग बढ़ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि सुमेरियन समाज में उपजाई जाती थी और उसका व्यापार किया जाता था। व्यापार में जो यूज किया जाता था खास करके गधों का, ऊंटों का, काफिलों का, और नावों के द्वारा भी व्यापार किया जाता था। जब नाव के द्वारा व्यापार किया जाता था तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि समुद्र के रास्ते भी सुमेरियन लोग व्यापार करते थे। उस समय जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुद्रा प्रणाली का प्रचलन नहीं था, यानी कि पैसा जो है उस समाज में प्रचलित नहीं था। सुमेरियन लोग पैसा और कॉइन या मुद्रा के बारे में नहीं जानते थे। तो इसके अलावा तो क्या हो सकता है, वो लोग कैसे वस्तु को लोग खरीद बिक्री कैसे करते थे? वस्तु विनिमय के द्वारा। कहने का मतलब उनसे कुछ वस्तुएं ले ली और खुद का जो वस्तुएं हैं उनको फिर वो लोग सेल कर देते थे। तो एक्सचेंज के द्वारा, वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार की जो प्रणाली है वो सुमेरियन समाज में प्रचलित हुई थी। बाद में रजत सेकेल का प्रयोग किया जाने लगा जो वर्तमान में $2 के बराबर होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में वस्तु विनिमय की जो क्रिया है वो धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी और फिर बाद में एक सिक्का टाइप का है, रजत सेकेल नाम है, उसका प्रयोग किया जाने लगा था। जो वर्तमान में जो अभी का जो डॉलर है $2 के बराबर उसका वैल्यू होता था, मूल्य होता था उसका। ठीक है। इन व्यापारियों में कमीशन की प्रथा भी प्रचलित थी। जितने भी व्यापारी लोग व्यापार करते थे वो लोग क्या करते थे, कमीशन रखते थे अपना। छोटे व्यापारी अपना माल बड़े पैमाने पर बड़े व्यापारी को देते थे, जो माल बिकने पर अपना कमीशन काट लेते थे। व्यापार के विकास के फलस्वरूप कर्ज और सूद लेने की प्रथा प्रचलित थी। जिन लोग जो छोटे व्यापारी थे या जो किसान थे वो लोग क्या करते थे, जरूरत पड़ने पे कर्ज भी लेते थे। और जितने भी व्यापार होते थे उस समय, चाहे वो नदी के द्वारा हो, समुद्र के द्वारा हो या स्थल मार्ग के द्वारा हो, उनको वहां के जो शासक होते थे, वहां के जो राजा होते थे या उसके जो विभिन्न अंग होते थे, उनके कर्मचारी होते थे, वो लोग क्या करते थे, व्यापार को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देते थे। सारगोनी युग में सुमेरियनों ने विदेशी व्यापार में काफी उन्नति की थी। मिस्र, सीरिया, ईरान और भारत के साथ सुमेरियन का व्यापारिक संबंध। 4 कंट्री है जिसमें कि सुमेरियन लोगों का बहुत ही अच्छे से व्यापार होता था। पहला है आपका मिस्र, जो कि एकदम सटा हुआ था, सामने था। सीरिया वो भी बगल में था। ईरान जो है आपका ईस्टर्न पार्ट था।
ये जो आपका सुमेरिया का जो ईस्टर्न पार्ट है यानी पूर्वी क्षेत्र है वो आपका ईरान हो गया, और उससे भी दूर आप चले आइए तो भारत के साथ भी इन लोगों का व्यापारिक संबंध था। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि सुमेरियन लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी, और उस समाज के हिसाब से वो काफी आगे बढ़ चुके थे, और इन लोगों का जो व्यापार था बहुत ही उन्नतशील हो गया था। विदेशों में भी इनका व्यापार, इनकी जो वस्तुएं हैं उनको इनका बहुत ही ज्यादा डिमांड हो गया था, और इसी कारण से उस समाज में इनकी स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई थी। तो ये रहा आपका सुमेरियन लोगों की जो आर्थिक स्थिति था वो। तो ये भी आपका अभी ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये भी लेक्चर मेथड आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट आप लोग देखिएगा सिलेबस में, आप लोग देखिएगा जो नेक्स्ट पॉइंट है सुमेरियन सिविलाइजेशन रिलीजन, मतलब धार्मिक स्थिति, सुमेरियन लोगों की धार्मिक स्थिति किस प्रकार थी, इसको भी डिस्कस कर देते हैं। टाइम कम है लेकिन इसको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। सुमेरियन लोगों की जो धार्मिक स्थिति थी, धर्म के बारे में इन लोगों का क्या ख्याल था, उसको डिस्कशन कर देते हैं। सुमेर की संस्कृति में धर्म और मंदिरों को विशिष्ट स्थान प्राप्त था। कहने का ये मतलब है कि वो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और उस समय मंदिरों को भी बहुत ही सम्मान पूर्वक स्थान उस समाज में प्राप्त था। मंदिरों को देवताओं का निवास स्थान माना जाता था। मंदिरों को जो है देवताओं का क्या किया जाता था, निवास स्थान माना जाता था। मंदिर देवताओं की मूर्तियों और चित्रों से सुसज्जित होते थे। मंदिर में क्या रहते थे, देवी देवताओं की मूर्तियां रखते थे वो लोग, और उसमें बहुत सारी चित्रकारी भी की जाती थी। सुमेरियन लोग अपने मंदिरों को ऊंचे स्थान पर बनाया करते थे, क्योंकि बेबीलोनिया आने से पहले वे लोग किसी पहाड़ी इलाके में रहते थे जहां मंदिर पहाड़ों की चोटियों पर बनाए जाते थे। मंदिर धार्मिक उद्देश्यों के अलावा सामाजिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर में केवल धार्मिक गतिविधियां भी ही नहीं होती थी, बल्कि उसमें सामाजिक कार्यक्रम भी होते थे, कुछ खेलकूद के कार्यक्रम भी वहां पे होते थे, कुछ दान पुण्य के अलावा बाकी चीजें भी वहां पे रस्में अदा की जाती थी। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि उस समाज में भी पुरोहित लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। मंदिर में पुरोहित लोगों का जो भूमिका था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वे बहुत ही शक्तिशाली थे, और उन लोगों का ही खास करके चलता था आपका इसमें धार्मिक जीवन में। पुरोहित लोगों का आर्थिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका काफी दबदबा रहता था। पर्वों एवं त्योहारों के दिन मंदिरों में ऐसे उत्सव हुआ करते थे जो धार्मिक भावना के साथ साथ राष्ट्रीय भावना भी जागृत करते थे। इन उत्सवों का ज्ञान हमें सुमेर में प्राप्त मिट्टी की तख्तियों पर लिखे लेखों में मिलता है। इसकी सुमेर की जो धार्मिक जीवन है उसकी भी जानकारी हम लोगों को क्या अभिलेखों से ही प्राप्त होती हैं। उसमें कुछ कुछ बातें लिखी मिली हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को, चाहे वो चित्र के द्वारा हो या खुदाई के द्वारा, जो कुछ भी लिखी हुई सामग्री है उसके माध्यम से हम लोगों को जो धार्मिक जीवन की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। इन उत्सवों में संगीत का काफी महत्व था। जो उत्सव होते थे मंदिर में उसमें संगीत का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। संगीतज्ञ और वादक बहुत बड़ी संख्या में रखे जाते थे। ये उत्सव मुख्यतः धार्मिक होते थे, लेकिन साथ साथ देशभक्ति की भावना भी जागृत करने के प्रयास किए जाते थे। इन मंदिरों में जिन देवताओं की पूजा होती थी वे पहले स्थानीय देवता थे। प्रत्येक नगर के अपने अपने देवता होते थे। कभी कभी दो नगरों में एक ही नाम के देवता की पूजा होती थी, पर उनकी पूजन प्रणाली, उनकी शक्तियां और उनके गुण अलग अलग थे। मान के चलिए कोई सिंगल कोई देवता नहीं है उस समाज में जिसको वो लोग पूजा करते थे। अलग अलग जगह में अलग अलग देवता को मानकर वो लोग क्या करते थे, पूजा पद्धति के द्वारा पूजा करते थे। मान के चलिए कि एक एरिया में कोई दूसरे देवता है तो दूसरे एरिया में दूसरे देवता भी हो सकते हैं जिनके अलग अलग नाम होते थे। ठीक है, तो आपको पहले नाम बता देते हैं, देवताओं का भी दो चार नाम है उसको पहले बताते हैं। उदाहरण के लिए उरुक में पूजित अनु नाम का देवता आकाश का देवता माना जाता था। आकाश का जो देवता था उसका क्या नाम है, अनु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वह निपुर में पूजित एनलिल नाम का देवता था जो तूफानों का देवता था। ये दोनों ही देवता ऋग्वैदिक काल के विष्णु और इंद्र से मिलते जुलते हैं। क्योंकि हम लोग जब ऋग्वैदिक काल, भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल में, तो उसमें आप देखिएगा कि विष्णु और इंद्र ये जो देवता थे उसी से मिलते जुलते दो वहां के देवता थे। कहाँ के, सुमेरियन
सभ्यता में, जिसका नाम था अनु और एनली। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, बाद के इतिहास में बेबीलोनिया का देवता मार्डुक सर्वोच्च देवता माना गया। कहने का मतलब कि जब सुमेरिया सभ्यता का जब पतन होने लगा था और धीरे धीरे वो जब डेवलप करने लगा और बेबीलोनिया सभ्यता जब आरंभ होने लगा था, तो मार्डुक नाम का एक जो देवता था वो काफी फेमस हो गया था उस समय। प्रधान देवताओं में चौथा स्थान एनकी देवता का माना गया, जो अनु देवता का पुत्र और जल देवता माना जाता था। ये जो नाम बोल रहे हैं इसमें आप लोग हम नोट्स अभी प्रोवाइड करेंगे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, एक दो बार रीडिंग करिएगा तो आप लोग को नाम समझ में आ जाएगा। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन रीडिंग करने पे जितने भी देवता का नाम हम पकड़ रहे हैं उसको आप लोग आराम से कर सकते हैं याद। इन सभी देवताओं की पत्नियों और संतानों की कल्पना की गई थी। सभी देवताओं के शत्रु और मित्र भी थे। इसके अतिरिक्त इन देवताओं के अनुसार भी होते थे, जिनके द्वारा वे वर्ग और पृथ्वी पर शासन करते थे। इन प्रमुख देवताओं के अलावा कुछ अन्य देवताओं की भी कल्पना की गई थी, जो उपासकों के हृदय में अधिक संतोष प्रकट कर सकते थे। इन छोटे देवताओं के रूप में पृथ्वी माता की कई रूपों में पूजा होती थी। ऐसे देवी देवताओं में सबसे प्रसिद्ध इन्नेनी नाम की देवी थी। एक मान के चलिए कि एक देवी, देवता और देवी अलग अलग है, तो एक देवी का नाम यहाँ पे बोला जा रहा है इन्नेनी। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, जो कि देवी है और इनकी पूजा की जाती थी। और ये जो देवी है इनका नाम जो है बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में भी इनका नाम आता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी में आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग कि सुमेर के लोग यह विश्वास करते थे कि तमुज पृथ्वी पर वनस्पतियों के लाने के अलावा अपने उपासकों को अमृत को प्रदान करता है। अत्यंत प्राचीन काल से बेबीलोनिया में अमरत्वों में विश्वास प्रचलित था। मरणोपरांत जीवन की खुशी के लिए मृत व्यक्तियों के नौकरों, मवेशियों और पत्नियों को भी मारकर दफना दिया जाता था। देखिए, अगर कोई व्यक्ति उस समाज में अगर कोई मर जाता था, वो काफी फेमस होता था, तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति के लिए वहां के लोग करते क्या थे कि उसके जो रिलेटिव्स होते थे उनको मारकर वो लोग खुशी प्रकट करते थे और ये सोचते थे कि वो जो व्यक्ति जो डेथ कर गया है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो इस तरह का वहां का रीति रिवाज था। और नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें इन देवी देवताओं के अतिरिक्त और भी बहुत से छोटे देवी देवता थे जिनमें अच्छे और बुरे गुण मिले हुए थे। इनमें से कुछ भूत प्रेतों से भी मिलते जुलते थे और कुछ प्राचीन वीरों की आत्माएं थे। ऐसी देवी देवताओं की संख्या अनगिनत थी। कभी कभी इनकी संख्या 3600 मानी जाती थी। बहुत सारे देवी देवता उस समय उस समाज में प्रचलित थे, लेकिन इनकी संख्या 3600 तक पाई जाती है, 3600। साधारण लोग इन छोटे छोटे देवी देवताओं की पूजा अधिक किया करते थे। साधारण लोग इन देवी देवताओं की पूजा अधिक किया करते थे। हर एक व्यक्ति को अपना एक देवता होता था जो उसके सुख दुख की देखभाल करता था। ऐसे देवता इन व्यक्तियों की व्यक्तिगत पूजा के लक्ष्य हुआ करते थे। कभी कभी ऐसे लोग अपने देवताओं के पास जाकर बातें किया करते और पत्र भी लिख दिया करते थे। ऐसा माना जाता था कि इस प्रकार की भक्ति के प्रदर्शन से देवता खुश होते थे और छोटी मोटी प्रार्थना स्वीकार करते थे। बड़े कामों के लिए ये छोटे छोटे देवता बड़े देवताओं के पास जाकर अपने उपासकों की सिफारिश किया करते थे। इस प्रकार साधारण लोगों में इन छोटे छोटे देवी देवताओं की लोकप्रियता अधिक थी। तो कुल मिलाकर के पूरा इसका धार्मिक जीवन को हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं, सुमेरिया सभ्यता की जो धार्मिक जो जीवन पद्धति है उसमें वहां के लोगों का जो विश्वास था वो देवी देवताओं पर बहुत ही अधिक रूप से अपना लाइफ स्टाइल में समाया हुआ था, कह सकते हैं। जो भी काम किया करते थे ये लोग सोचते थे कि देवी देवता का पूजा अर्चन करने से उन लोगों की मुरादें पूरी हो जाती थी। उनकी आस्था इन देवी देवताओं पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रूप से पूरी तरह से थी। तो हर काम में कह सकते हैं सुमेरियन समाज के लोगों का हर काम में इन देवी देवताओं का इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जब भी आप लोग धार्मिक जीवन को पढ़िएगा तो देवी देवता का जितना नाम है वो काफी इंपॉर्टेंट नेम है। और वो जो देवी देवता का सुमेरियन समाज से किस प्रकार से को रिलेट है उसको आप लोग डिटेल में जब देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि किस तरह से धार्मिक जीवन में इन लोगों का रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे ये लोग। ठीक है अजय जी, थोड़ा सा उधर से कन्वर्सेशन करना है स्टूडेंट से, तो थोड़ा माइक को लॉक आउट कर दीजिए।
हाँ, तो आप लोग जो अभी लेक्चर हम दिए, तो आप लोगों को पहला बात तो जो लोग कंटिन्यू क्लास में आप लोग हैं और आप लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, सारा सिलेबस का जो भी चैप्टर्स है, जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? आप लोगों को जानकारी मिल रही है ना सही सही से, कि वहां पर भी प्रॉब्लम हो रहा है? जैसे कि मान लीजिए मेरा जो नोट्स है थोड़ा पुराना है, 5-6 साल का है, मेरा खुद का नोट्स है। अगर स्पेलिंग एरर होता है, थोड़ा मोड़ा एरर होता है, तो उसको आप लोग सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? और जो बुक का नोट्स है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अभी क्लास जब खत्म होगा तो आधे घंटे के बाद या जो भी टाइम होगा उसमें 2-3 जो टॉपिक अभी जो डिस्कशन किए हैं उसको हम नोट्स आप लोग को अवेलेबल करा देंगे, ठीक है? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और देखने के बाद नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक था 102 पेपर का ए और बी जो है दोनों यूनिट का, मतलब ए और बी जो है यूनिट 1 का, उसको हम कंप्लीट किए हैं, ठीक है? कोई डाउट है तो थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं, बताइए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, बताइए। सुमेरियन सभ्यता का ईस्वीसन कितना बताते हैं? 4500 BC टू 1900 BC। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। साउंड नहीं आ रहा है आपका। सर, सुमेरियन सभ्यता में जो वर्ग विभाजन था उसे एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, एकदम कर सकते हैं। देखिए, सुमेरियन समाज में जो वर्ग विभाजन था, समाज में 3 वर्गों का उस समय प्रचलन था। पहला है आपका उच्च वर्ग, यानी कि हायर क्लास ऑफ सोसाइटी। दूसरा में आपका है मध्यम वर्ग और तीसरा में आपका निम्न वर्ग। तो आपको जैसा कि पता है कि कोई भी समाज में जितने भी जो वर्ग होते थे, सुमेरियन समाज के जो वर्ग हैं वो वर्ग और बाकी वर्ग से ज्यादा अंतर नहीं है। उच्च वर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे, जैसे राजा हो गए और राजा के कर्मचारीगण हो गए, ठीक है? मध्यम वर्ग में आपका हो गए पुरोहित हो गए, सामंत हो गए, और आपका जो अमीर व्यापारी वर्ग होते हैं वो लोग हो गए। और निम्न वर्ग में हो गए दास हो गए, गुलाम हो गए, और आपका जो बंधुआ मजदूर होते हैं वो सब आपका हो गए निम्न वर्ग, ठीक है? यस सर, यस सर। 3 वर्ग उस समय का समाज में विभाजित था। सर, और एक सर जो आप बताए मृतक संस्कार सुमेरियन सभ्यता में जो था, सर वो सर समझ नहीं आया। मृतक संस्कार में जब सुमेरियन लोगों की जब मृत्यु हो जाती है तो उन लोगों को जो मृतक संस्कार किया जाता है यानी दाह संस्कार किया जाता है, दफनाने की प्रथा थी। कहने का मतलब कब्र में उन लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है? यस सर, यस सर। में जलाया भी नहीं जाता था मुर्दों को या डेड बॉडीज को, और ना ही उन लोगों को कहीं पे बहाने की भी प्रक्रिया नहीं थी, सिर्फ दफनाने की प्रक्रिया थी। और जब दफनाया जाता था तो जो अमीर वर्ग के लोग होते थे, शासक वर्ग के लोग होते थे, राजा या मंत्री, तो दफनाने में जो व्यक्ति होते थे उसके साथ साथ आभूषण को भी, उनके प्रिय वस्त्र को भी, और बाकी जो सामान होते थे उनके साथ एक साथ दफनाया जाता था। तो वहां की एक परंपरा थी जो चली आ रही थी उस समय, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। और भी लोग हैं, और भी पूछ सकते हैं, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बोलिए।